बना देंगे। सर, अब मैं उद्योगों का जिक्र करती हूँ और ये इसीलिए क्योंकि आपने हर क्षेत्र को इतने अच्छे से कवर कर रखा है कि मुझे बार बार स्विच करना पड़ रहा है अलग अलग क्षेत्र पे। उद्योग की बात कर लेते हैं। राइजिंग राजस्थान हुआ, 6 महीने हो गए उसको हुए और उसका जिक्र आज भी हो रहा है और शायद आगे तक होता ही रहेगा। निवेश के लिए, कारोबार के लिए किस तरह से अब बुलाया जा रहा है और किस तरह से जो है माहौल बेहतर बनाया गया है, तैयार किया गया है? बहुत बड़ा परिवर्तन अगर हमारे को अपने राज्य में लाना है तो उसके लिए हमें कुछ बदलना पड़ेगा, हमें कुछ नया करना पड़ेगा। सरकार जो कानून बने होते हैं उसके पीछे नहीं खड़ी हो सकती कि हम क्या करें, ये कानून है। सरकार ताकतवर वो होती है जो जरूरत के हिसाब से कानून बनाती है, क्योंकि हम कानून बनाने के लिए इस सरकार में आए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला था हमारी नीयत क्या है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता ने जो आशीर्वाद दिया, मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ मेरी चर्चा हुई और उन्होंने पूरा ये एक तरह से उनका आग्रह था कि हमें बिना समय गंवाए जल्दी से जल्दी हमारे को इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हमें इंडस्ट्रीज को लेकर आना है, हमें अपने दरवाजे खोलने हैं। लाल फीताशाही जो होती है फाइलों में उसको बंद करके हमें लाल कारपेट लोगों के लिए बिछाना है। इसीलिए पहले ही वर्ष में हमने राइजिंग राजस्थान करा। वहां पे समाप्त नहीं हुआ। राइजिंग राजस्थान तो निमंत्रण था इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। उसके बाद में हमने पॉलिसीज, नई पॉलिसीज बनाई, दर्जनों हमने नई नीतियां बनाई। हमने 9 नीतियां तो ऐसी बनाई हैं जो राजस्थान के अंदर आज तक थी ही नहीं। पहले डेटा सेंटर पॉलिसी भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा ही था। उसके अलावा राजस्थान से एक्सपोर्ट होता है, फर्नीचर एक्सपोर्ट होता है, जेम्स ज्वेलरी का एक्सपोर्ट होता है, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है। आप ताज्जुब करेंगे कि राजस्थान के अंदर 2023 दिसंबर से पहले कोई एक्सपोर्ट की पॉलिसी ही नहीं थी। आप सोचिए, टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई हमने, अनेक पॉलिसी बनाई। और पॉलिसी हमने इसलिए बनाई कि हम पिछली सरकार की तरह नहीं कि यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल, कि मुझे चेहरा दिखाओ फिर मैं कानून बताऊंगा, कि जो चेहरा पसंद है उसको अलग कानून, जो चेहरा पसंद नहीं उसके लिए दूसरा कानून। ऐसा नहीं हो सकता। आपके लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं उनको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं वहां पैसा लगाऊंगी तो ये नीति है, इस नीति से परे नहीं हट सकती सरकार। हमने नई नीतियां बनाई। हम वहीं नहीं रुके। हमने जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है जो नाम की होती थी, मेघा जी लेट तो नहीं हो रही आप? से सुनना चाहते हैं हम। नहीं, मैं संक्षिप्त में रखूंगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस जिसका नाम हमेशा से होता था, हमने उसको आईटी ढांचे पे लेकर आए। आईटी ढांचे पे लेकर आकर जिसने पूंजी निवेश करा हुआ है, जिसने एमओयू करा हुआ है, वो एक मोबाइल ऐप के माध्यम से वो देख सकते हैं कि उनकी फाइल कहां पर है, उनका एमओयू कहां पर है। 1000 करोड़ से ऊपर के एमओयू तो लगातार मुख्यमंत्री जी देखते हैं। उसके नीचे जितने एमओयूज हैं वो हम देखते हैं। और मैं आपको बतला दूं, मैं अपने विभाग को खास तौर से कहता हूं, अधिकारियों को, कि ये जो छोटे उद्योग हैं 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, इनको प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि ये उद्योग ऐसे हैं जो तुरंत लग जाएंगे और तुरंत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आज करना है, तुरंत करना है। और उसके लिए हमारे को ऐसी नीतियां बनानी है कि हमारे जो लाखों और नौजवान उनको एक अवसर मिले आगे बढ़ने का, चाहे वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, खुद अपना व्यवसाय लगाएं, या किसी व्यवसाय के साथ जुड़ें, या कैसे किसी और तरीके से काम करें। तो ये सारा का सारा माहौल हमने बनाया है ताकि, और माहौल बनाना एक ज़रूरी है ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि जब हम आएंगे तो हमारे लिए एक रेड कारपेट होगा और हमारी समस्याओं का समाधान होगा, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी हो। हमने ऑक्शनिंग का सिस्टम बंद कर दिया, हमने डायरेक्ट अलॉटमेंट कर दिया, हमने अनेकों चीज़ें ऐसे करी हैं। तो आगे अगर अवसर मिला तो और बताऊंगा। उद्देश्य सर आपने बता दिए कि किस तरह से राजस्थान राइजिंग के हैं, लेकिन अभी क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करते हैं, निवेशकों को भूमि की उपलब्धता का अभाव कई बार होता है सर, और ये अक्सर देखने को मिला है। तो उस पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है कि अभाव ना रहे और इस वजह से निवेशक लौटे नहीं? ये एक सही बॉटलनेक है, एक समस्या है जिसको आपने अभी जिक्र करा। इसका समाधान करना बहुत जरूरी है। पिछली सरकार
खुद के लिए पैसे तो कमा लेती थी ज़मीन बेचकर, लेकिन ज़मीन इतनी महंगी बिकती थी, उसका ऑक्शन होता था कि वो रियल एस्टेट बन जाता था। अब मुझे बताइए, राजस्थान की ज़मीन है, राजस्थान के इंडस्ट्रियल पार्क हैं, उसके आसपास के जितने गांव हैं वहाँ नौजवान इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब ज़मीन बिक गई है, अब इधर एक इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन इंडस्ट्री वाला तो इंतज़ार कर रहा है, वो हर 2 साल एक्सटेंशन लेता है। मैं जब उद्योग मंत्री बना तो मेरे पास फाइलें आई, 20 साल से इंडस्ट्री नहीं लगी हुई, अब हमें और एक्सटेंशन दीजिए। हमने कानून बनाया है कि कतई नहीं, ये जिम्मेदारी है, ये जमीन राजस्थान की है, राजस्थान वासियों के लिए है, इसमें हम ऑक्शन नहीं करेंगे, हम इसको सस्ते में देंगे, लेकिन हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए आज। इंडस्ट्री लगाओ आज, तुरंत, 2 साल के अंदर अंदर, मैक्सिमम 3 साल, नहीं तो जमीन वापस ले लेंगे। इसमें हमने डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट हमने करना शुरू करा है, तो जो व्यवसायी आ रहे हैं उनको हम फिक्स्ड प्राइस पे डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि 2 साल मैक्स 3 साल के अंदर आपको अपना उद्योग लगाना है। और इसीलिए क्योंकि हमारी जो वफादारी है वो हमारे जनता के साथ है, हमारे युवाओं के साथ है, तो लैंड को हमने इस तरह से। दूसरा, रीको जो है, जो यहाँ पीछे विज्ञापन भी लगा हुआ है आपका, रीको जो है वो 400 करोड़ का टैक्स देता है हर साल भारत की सरकार को। क्यों? इस पैसे को क्यों नहीं इस्तेमाल करा जाए? इसको क्यों बचा के रख रहे हो, फिर टैक्स दे रहे हो 400 करोड़ का टैक्स? हमने कहा है कि अब से रीको कम से कम टैक्स देगा, पैसा खर्च करेगा, जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको और शानदार बनाइए और नई जमीनें खरीदिए, ताकि आने वाले समय के लिए जमीन उपलब्ध हो जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। तो ऐसे अनेकों हमने चीज करी है जिससे जमीन सस्ती हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जल्द रीको को जमीन दे और हम जमीन को जल्द से जल्द इंडस्ट्रियलिस्ट को या जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको हम उपलब्ध कराएं। इसमें मैं ये भी आपको कह देता हूं यहां पर कि बहुत सारे होटेलियर्स हैं जिनको कष्ट ये है कि आज तक इंडस्ट्री का नाम तो दिया जा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री वाला लाभ नहीं हो रहा। एक होटल वाले बैठे हैं यहाँ पे, और होटल में भी हम बैठे हुए हैं। सो अब से ये हो गया है, हम नई परिभाषा बना रहे हैं जिसके अंदर रीको और इंडस्ट्री का विभाग होटल्स को भी इंडस्ट्री मानेगा, आपके जो लॉजिस्टिक पार्क्स हैं जहां पर आपके ये गोडाउन्स वगैरह बनते हैं उसको भी इंडस्ट्री मानेगा और उनको वही सुविधा देगा जो किसी और इंडस्ट्री को देते हैं। अब सिर्फ राइजिंग राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह के समिट्स हुए हैं और ये समिट्स वक्त वक्त पे दूसरी सरकारों के द्वारा भी किए गए, लेकिन अब जब राइजिंग राजस्थान आया तो उसको लेकर उनके द्वारा कहा भी गया कि भाई इसका होने का क्या अर्थ है, ये इससे बेहतर कैसे हो सकता है। सर, आपके द्वारा ये जानना चाहेंगे, राइजिंग राजस्थान जो हुआ वो दूसरे विभिन्न जितने भी इस तरह के रहे हैं कॉन्क्लेव, उनसे कैसे बेहतर है? सबसे पहले तो पिछली सरकार की बात करते हैं तो राजनीतिक लगता है और मुझे राजनीतिक बातें करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है। अब आपने मेरे को अंतर पूछा है, तो 5 साल का कार्यकाल होता है किसी सरकार का, उसके बाद फिर से चुनाव में जाते हैं। इसमें क्या लॉजिक है कि 5वें साल में राइजिंग राजस्थान उनका इन्वेस्टमेंट समिट करो, जो एमओयूज आएंगे उनको आप उतारो कैसे धरातल पे? आपने तो केवल सुर्खियों के लिए अखबार में छाप दो और एक 100 करोड़ की पार्टी कर लो। तो ये हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं था। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि हमने पहले ही वर्ष में करा और उन्होंने चौथे वर्ष में करा था। दूसरा अंतर, हमने ग्लोबल समिट करा और ग्लोबल समिट के अंदर हर देश के साथ हमने एक आईएएस अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा दिया। हर देश के साथ एक आईएएस अधिकारी जिम्मेदार, जो 5 साल के लिए चाहे उस आईएएस अधिकारी का विभाग बदली हो जाए लेकिन वो जिम्मेदार उसी देश के लिए रहेगा, ताकि हर देश में उनको पता है कि मुझे फोन किसको करना है, एक व्यक्ति है जो मेरा समस्या का समाधान करेगा। उसी तरह अलग अलग राज्यों के लिए हमने एक आईएएस अधिकारी को कर दिया जिम्मेदार। तो दूसरा ये। तीसरा, हमने जैसे मैंने पहले कहा था, हमने नई नीतियां बनाई। चौथा, सिंगल विंडो क्लियरेंस को हमने धरातल पे उतारा, हमने उसको आईटी ढांचे पे कर दिया। पांचवा, लगातार फॉलोअप्स हो रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, चाहे मैं कर रहा हूं, हमारे अधिकारी कर रहे हैं, लगातार फॉलोअप कर रहे हैं।
छठा, हमने ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गए। आपको एमओयू ऑनलाइन करना है, किसी व्यक्ति से मिलना नहीं है। और हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन हैं। तो राज निवेश पर जाकर आप देख सकते हैं, जोधपुर जाइए, भिवाड़ी जाइए, आप वहाँ जितने प्लॉट्स उनको देख सकते हैं और आप ऑनलाइन चुन सकते हैं कि आपको कोने वाला प्लॉट चाहिए या बीच वाला प्लॉट चाहिए या बाएं वाला चाहिए, राइट वाला चाहिए। इतनी ट्रांसपेरेंसी हम लेकर आ गए जिसके अंदर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े अंतर हैं जिसको पिछली सरकार और इस सरकार के अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं। सर, अब राइजिंग राजस्थान का जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए जब भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, निवेशकों में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि अगर सरकार इस तरह के इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो यकीनन उनको फ़ायदा देगी। तो ये विश्वास किस तरह से आप लोगों ने जगाया है? देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट बने इस वजह से क्योंकि उनको बहुत अनुभव है, और जो नए भी जो कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वो इस बात को समझते हैं कि कहाँ पर माहौल ऐसा है जहाँ वाकई में इंडस्ट्री लगा सकते हैं। आफ्टर ऑल वो खुद का पैसा लगा रहे हैं वहाँ पर। तो हमने जो माहौल बनाया पूरे राजस्थान के अंदर, वो माहौल इस तरह का बनाया जहाँ एक पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। और जैसे मैंने कहा, नीतियाँ चेंज करी, हमने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी, हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, हमने एक इवेंट करा, इवेंट के बाद हम उसको फॉलो अप इवेंट भी अभी करने वाले हैं। तो इन सब से एक माहौल बनता है कि वाकई में वी आर वॉकिंग द टॉक। हम जो कह रहे हैं ना, हम वो कर भी रहे हैं। ये एक अंतर दिखाई देता है। और शायद इस कारण से भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह जहां पर हमने जिस तरह का काम करा है, तो एक पास्ट रेपुटेशन भी है जो यहाँ राजस्थान के अंदर है। तो उस कारण एक विश्वास हो जाता है। ये भी विश्वास है कि केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, तो एक तरह से काम करने का तरीका एक तरह से एक जैसा है। अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ अनअकाउंटेबल नहीं है, यहाँ कोई एक परिवार नहीं चला रहा, बल्कि एक सिस्टम है जिस सिस्टम से हम सरकार चला रहे हैं। तो इन सभी कारणों से एक विश्वास बनता है कि यहाँ पर अगर हम पैसा लगाएंगे तो सही रहेगा। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है, और मैं हर जगह कहता हूँ, ये राजस्थान से अच्छी कोई जगह ही नहीं है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं राजस्थानी हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं सबसे बढ़िया मौसम यहां रहता है, अच्छे लोग हैं यहाँ पर व्यवसाय के साथ साथ आप जो टूरिस्टी हमारा पूरा राज्य है वो भी एक देखने लायक है। यहाँ लोग वैसे ही घूमने आते हैं और यहाँ पर आप व्यवसाय भी लगा लें तो डबल काम हो जाता है। तो एक शांति प्रिय प्रदेश है जहाँ पर हमारे जो नौजवान हैं वो कर्मशील, मेहनती नौजवान है, स्किल्ड है, सदियों से मेहनत वाला उनका जज्बा रहा है। तो हर तरह से राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या पैसा लगाने के लिए बिल्कुल सही जगह है। सर, अब यूथ आइकन आप हैं तो उससे संबंधित कुछ सवाल मेरे रहेंगे, लेकिन वो बाद में। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ उनके भी सवाल हैं जिनका आप जवाब दें। जी सर, कृपया सवाल करें, माइक दे दीजिए। I can speak louder. Hello, Colonel Sahab. A very impressive presentation. I always enjoy your conversation. Sir, I have been living in States for last 22 years, and I am running a small BPO unit in Mahindra ICZ for last 15 years. You are right. I mean, people are very. थोड़ा सा माइक People are very. और हिंदी में बोलेगा क्योंकि जो राजस्थान की लोग जनता है बहुत मेहनती हैं यहाँ पे, काम बहुत अच्छा करते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है हमको, और हमारी एक संस्था भी है टाई करके, तो उसमें बहुत से लोग हैं जिनको एक कॉमन प्रॉब्लम है। मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ हैं वो फेवरेबल हैं, सरकार में काम भी हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमें आज भी 15 साल हो गए उनको कैब भेजनी पड़ती है महिंद्रा से, जो कि 15 किलोमीटर है सिटी से, वहाँ बुलाने के लिए। मेरा उसका खर्चा 20 से 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ आवर ऑपरेशन है। सबसे बड़ी समस्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आज भी नहीं है। हमने 2011 में वहाँ पे ज़मीन खरीदी थी जब अशोक गहलोत जी थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में आके कहा था कि आप खरीद लो, सब काम ठीक हो। एक दूसरी प्रॉब्लम और है सर, ये वो भी इसी से रिलेटेड है। एक तो ये प्रैक्टिकल समस्या, दूसरा जो
रोड वहाँ की जरूर अभी ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि अजमेर रोड और दिल्ली रोड उन्होंने बाईपास खोल दिया है। उसको खोलने के बाद इतना इंक्रोचमेंट दोनों तरफ बढ़ गया है और इतनी गंदगी वहाँ पे रहने लग गई है कि हमारे अगर कोई क्लाइंट गलती से विजिट कर ले तो हमको शर्म आती है। सो ये बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमको आ रही हैं सर। थैंक यू। धन्यवाद। आपका जो सुझाव भी है और जो आपकी समस्या है उसका समाधान जरूर करेंगे। कुछ तो लेगेसी इश्यूज हैं जो पहले से हमें आए हुए करीब 1.5 साल हुआ है, और लेकिन इसको तुरंत इसको ठीक करवाएंगे। जो आपने वहाँ जो गंदगी की बात करी उसको आप मुझे लोकेशन भेजिएगा, हम उसको ठीक करवा देंगे। और जहाँ तक बात रही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, तो मेरे ध्यान में ऐसा है कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग है वो मेरे ख्याल से CNG बसेस या बैटरी बसेस शायद अभी खरीद रहे हैं कि 500 या 1000 बसेस खरीद रहे हैं। उन्होंने ऑर्डर डाला हुआ है, सो वो जब आएंगी तो उससे ट्रांसपोर्टेशन और बेहतर होगा। और जी सर, आप सवाल कीजिए। मैं एक थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दूं, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं और जिस एरिया है वहाँ पहले से ड्रेनेज नहीं बना हुआ, तो नहीं, मैं आपको ड्रेनेज बात की बात नहीं है ना 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 ना, आप होल्ड ऑन। ड्रेनेज जरूरी है, ये मेंटालिटी सही नहीं है कि ड्रेनेज बात की बात है। कारण उसका ये है कि जब पानी, देखिए पानी अपने आप रास्ता बनाता है। बैठिए प्लीज। पानी अपने आप रास्ता बनाता है। जब पानी को कोई रास्ता नहीं मिलेगा बारिश में, और ये पूरा ढलान वाला क्षेत्र है, जयपुर की ढलान है पूरा, इस तरफ जयपुर का पानी भी आ जाता है, तो जहां रास्ता होता है वहां पानी बहने लग जाता है, तो रास्ता नाला बन जाता है। और जहां जहां पानी बहता है वहां अगर बिटुमन हो तो उसको खोद देता है और वहां फिर गंदगी इकट्ठी हो जाती है। सो इसका समाधान ड्रेनेज सिस्टम है, तो ड्रेनेज सिस्टम हम लगा रहे हैं। ठीक है सर, इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट जी सर, बहुत सारे अभी लोग हैं सर। एक सेकेंड, आप सर सवाल कीजिए। नमस्कार, जगदीश सोमानी, अध्यक्ष विश्वकर्मा इंडस्ट्री एसोसिएशन। हमने बहुत बार आपके मंच पे और अलग अलग सरकार के स्तर पे लिख के दिया है कि कोविड के बाद में स्किल लेबर जो यूपी बिहार जहाँ भी गई वो वापस नहीं आई, तो हमने ये लिख के दिया कि मनरेगा योजना जो है उसको उद्योगों से जोड़ दिया जाए। जो मनरेगा का पेमेंट है वो सरकार करे और डिफरेंस का 500-700 रुपये हम दे, तो स्किल लेबर हमें मिलने लग जाए जो प्रोडक्टिव है, उससे जीडीपी और उससे वो जुड़े। और एक पॉइंट और मैं कहना चाह रहा था इसके अलावा कि आज जैसे इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री और कॉमर्शियल यूज के लिए जो बिजली है उसके लिए एक सेपरेट डिस्कॉम यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल डिस्कॉम में तो ऑलरेडी इतना घाटा है क्योंकि उसकी वजह से हर बार रेट, फिक्स चार्जेज और पुराने 2-2, 3-3, 4-4 साल के परचेज के डिफरेंस से फ्यूल सरचार्ज लग के आ रहे हैं। तो इंडस्ट्री को 3 साल बाद ये पता लगता है कि पीछे के आपको इतने लाखों रुपए देने हैं, तो वो अपनी प्लानिंग नहीं कर पाता। एक अलग डिस्कॉम MP की तर्ज पे बनेगा तो कहीं ना कहीं उद्योगों को ये पता रहेगा कि जिस रेट से वो बिजली ले रहे हैं वो उनको आगे दोबारा उसके लिए फ्यूल सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। जी सोमानी जी ने 2 इश्यूज यहाँ पर उठाए। एक तो था स्किल्ड लेबर का, स्किल्ड मैन पावर वर्कफोर्स, और दूसरा है एनर्जी, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। सो अनडाउटेडली जो स्किल का है इट्स अ इशू, और उसके अंदर मैं अलग अलग एसोसिएशन से बात करता हूँ हमेशा कि जैसे स्टोन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या कोई भी अलग इंडस्ट्री है, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो एसोसिएशंस अगर मिलकर स्किलिंग करें और स्किल विभाग उसमें जुड़ जाए तो आपका जो खर्चा आता है स्किलिंग के लिए वो कम हो जाएगा। अब जैसे होटल इंडस्ट्री है, इसके अंदर हॉस्पिटैलिटी सिखाते ही हैं, वो अभी स्किल सेंटर्स हैं जो अलग अलग चल रहे हैं। एसोसिएशंस अगर उन स्किल सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर दे, हम उनके साथ तालमेल बिठा लेंगे, हम उनको पैसे दे देंगे और स्किलिंग की कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। ऐसे हर जगह जहां जहां राजस्थान जिस इंडस्ट्री, जिस सेक्टर के अंदर अच्छा कर रहा है वहां पर हमारे को स्किलिंग करने की जरूरत है। और मैंने अभी 1 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले लघु उद्योग भारती का एक कार्यक्रम था, वहां पे मैंने अनाउंस करा कि एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाए। उस जॉइंट टास्क फोर्स के अंदर इंडस्ट्री के ऑफिसर होंगे, रीको के ऑफिसर होंगे, उद्योग से जुड़े हुए सदस्य होंगे और स्किल विभाग के भी सदस्य होंगे, ताकि हम स्किलिंग और इन सबको एक साथ चला सके। दूसरी बात आपकी जो एनर्जी की थी, एनर्जी के अंदर आपको सोमानी साहब याद होगा कि अभी हमारी सरकार आने के बाद हमने कैप्टिव एनर्जी आपकी 200% बढ़ा दी है।
200% से आप अपना खुद कैप्टिव यूनिट लगा सकते हैं और आपको वो एनर्जी मिल सकती है। उसके साथ ही आज आपको गर्व होगा ये सभी को जानकर कि कम से कम 23 जिले हैं राजस्थान के जहां पर किसानों को पहले की तरह रात को बिजली नहीं मिल रही, वहां दिन में बिजली मिल रही है उनको। यानी उनको सांप बिच्छू के बीच में रात को अपनी नींद खराब करके जाने की जरूरत नहीं है, दिन में बिजली मिल रही है। 2027 तक हम गारंटीड राजस्थान के 100% किसानों को दिन में बिजली देंगे। उससे जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं, वो थर्मल प्लांट भी पिछली सरकार के अंदर 40% आउटपुट पे चल रहे थे, आज 65-75% पे चल रहे हैं, यानी ज़्यादा बिजली प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारी की सारी बिजली है वो आपको मिलेगी। उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है, जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। केंद्र सरकार का जो पावर सेक्टर है उससे लगातार बात करके आपका पावर जो सप्लाई है, ट्रांसमिशन है, उसको भी हम बेहतर बना रहे हैं। जी सर, थोड़ा सा वक्त की कमी है, धन्यवाद आपका। मैम अभी वक्त नहीं है आप लोगों का सवाल, जी शॉर्ट में बताइएगा मैम। वेरी शॉर्ट सर, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। जस्ट मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि व्हाट इज़ विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए सर सरकार की क्या सोच है, उसको उनको और मोटिवेट करने के लिए सरकार क्या कर रही है सर? कैन यू एनलाइटन अस विद दिस थॉट? हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, उन सभी प्लॉट्स के अंदर हर इंडस्ट्रियल एरिया में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग से हमने प्लॉट्स आरक्षित करे हुए हैं। सो आप कभी भी आपको खुले कंपटीशन में आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको प्रायोरिटी पे वहां पे प्लॉट्स मिलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हर योजना के अंदर महिला जो उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस तरह के सुविधाएं मिली हुई हैं कि वो ऋण लोन भी सस्ते में ले सकती हैं। अगर उनके नाम पर कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस पर टैक्सेशन भी कम है। हर तरह से हर विभाग ने कोई ना कोई छूट दे रखी है महिला जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो सर्विस सेक्टर में आना चाहती है। तो बहुत अच्छा समय है महिलाओं को आगे आने के लिए। सर केएल जैन सर एक सवाल करना चाह रहे हैं सर, प्लीज शॉर्ट में ये क्वेश्चन कीजिएगा। बैठे बैठे पूछिए ना, बैठे बैठे पूछिए। सर, भारत सरकार ने लेबर कोड बनाया 4, अभी राजस्थान सरकार ने उस पर थोड़ा काम नहीं किया, बाकी बहुत से स्टेट्स ने इस पर काम किया है। ख़ास करके एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रॉब्लम लेबर के मामले में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वगैरह, ये सारे एक्ट को करके 4 कोड बनाए हैं। मेरे ख्याल से राइजिंग राजस्थान के साथ साथ अगर ये भी मसला हल हो जाए और इसके लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करें राज्य सरकार की सूटेबिलिटी के हिसाब से, तो इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा जल्दी प्रादुर्भाव होगा। आप तो इतने अनुभवी उद्योगपति हैं और कई सालों से आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि राजस्थान उस समय बीजेपी की सरकार थी जब लेबर लॉ के अंदर हमने एक मॉडिफिकेशन करा था, और पूरे देश के अंदर सबसे पहला राज्य था, और वो भी बीजेपी की सरकार थी जब हम लेबर लॉज को हमने सुधारा था। तो निश्चित रूप से लगातार इसके ऊपर नज़र रखी जाएगी और इंडस्ट्रीज़ के साथ बैठकर हमारी बहुत बातचीत होती रहती है इंडस्ट्रीज़ के साथ, उसको हम सुधारते रहेंगे। सर माफ़ कीजिएगा, वक्त की कम। सर जी। हुसैन खान, प्रेसिडेंट होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान। सर, आपने कहा कि होटल इंडस्ट्री को अभी हमने इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, इंडस्ट्री इसको फ़ायदा भी मिलने लगा, जिस होटलों में बैठे हैं उसको भी फ़ायदा हो रहा है। बिजली के बिल हमारे इंडस्ट्रियल आने लगे हैं, इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ। यूडी टैक्स इंडस्ट्रियल लगने लगा, वो भी फ़ायदा हुआ। एक आपने प्रावधान अभी ये किया कि जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो प्लॉट काट रहे हैं वहाँ आपने 5% जगह होटल के लिए छोड़ने का प्रावधान अभी रखा है। तो हमारा ये निवेदन था कि उसमें स्पष्ट नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग होटल है वो भी उसमें 5% में सम्मिलित है, या फिर आने वाले जो प्रोजेक्ट है उनमें 5% होने वाला है। तो हमारा निवेदन है कि जो एग्जिस्टिंग होटल है उनको भी आप 5% में सम्मिलित करें, जिसने वो सेफ रहे, और उन्होंने करोड़ों रुपए वहाँ खर्च कर रखे हैं और वो सुविधा उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो पहले से ही दे रहे हैं। तो ये हमारा आपसे आग्रह था कि स्पष्ट किया जाए कि जो एग्जिस्टिंग जो होटल बने हुए हैं वो भी 5% में सम्मिलित करते हुए आगे जो है इस नीति को जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जाते जाते मैं आपको बता देता हूं कि 1979 से पहले जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो अब शहर में आ गए हैं।
उसकी समस्याएं आप सब जानते हैं, उसमें कन्वर्जन्स पॉसिबल नहीं हो रहे थे। तो हमारी सरकार ने लैंड वैलिडेशन एक्ट लेकर आए हम, ताकि उनका कन्वर्जन हम कर सकें, क्योंकि वो रीको के पास नहीं है, वो रीको की प्रॉपर्टी नहीं है, तो रीको कैसे कर सकता है? उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया था पहले। सो अब वो लैंड वैलिडेशन एक्ट चला गया सेलेक्ट कमेटी के पास, लेकिन सेलेक्ट कमेटी को भी हमारे जो अधिकारी हैं वो प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, ताकि सेलेक्ट कमेटी को पूरी तरह समझ में आए कि इसकी ज़रूरत किस कारण से है। और जैसे ये लैंड वैलिडेशन एक्ट पास होगा, तो जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जैसे सीतापुरा है और कई सारे और एरियाज़ हैं, उसके अंदर जो ऐसी ज़मीन है जहां आज इंडस्ट्रीज़ नहीं लग सकती लेकिन होटल्स लग सकते हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मेघा जी बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं, वो बंद करना चाहती हैं इस बातचीत को। मैं ओवर नहीं करना चाहती हूँ, एक्चुअली मेरे कुछ सवाल हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा था बहुत रैपिड फायर है, और वो सिर्फ यूथ आइकन आप हैं, इन सब से बहुत हटकर हैं। और देखिए, इस बात को तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि आप अपने विभाग को कितने जिम्मेदारी से देख रहे हैं कि जो जो सवाल आपके पास अचानक से आया, आपने उन सब के बहुत बेहतरीन जवाब दिए, और आपको नॉलेज है उस चीज़ का कि हाँ क्या कहाँ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब एक रैपिड फायर आपके साथ रहेगा, वो यूथ के लिए है डेडिकेटेडली। और सबसे पहला सवाल, आपका फेवरेट फूड? बूंदी के लड्डू, मुझे लगता है यहाँ सभी को पसंद होंगे। और हाँ, अच्छा, अब वीकेंड के दौरान आप क्या खास करते हैं? ये वीकेंड ही है ना। और नाइस आंसर सर। टी और कॉफी? असल में क्या हुआ कि मैं, इसके पीछे किस्सा है। देखिए, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने की आदत नहीं थी, लेकिन विदेश जब मैं शूटिंग के लिए जाता था तो वहाँ पे भूख लगती थी, तो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता जिस तरह से हमारी खातिर होती है, वहाँ हमारे देश में जिस तरह से खातिर होती है वहाँ नहीं होती। तो वहाँ कॉफ़ी का, ब्लैक कॉफ़ी का पड़ा होता था। तो पहले तो बहुत बेस्वाद लगता था ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन अब धीरे धीरे पीते हुए अब आदत पड़ गई, तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ द आंसर टू दैट। अभी मैंने और आशीष जी ने भी यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी पी। ओके सर। बीच और माउंटेन्स? अपने दौरे, राजस्थान के दौरे। मैं इसमें भी किस्सा सुनाता हूँ। मेरी शादी, मेरी पत्नी है वो अल्मोड़ा से हैं, तो जब मैं बीकानेर की तरफ जाता हूँ, रेगिस्तान की तरफ, तो मैं बारिशों में जाता हूँ, मैं कहता हूँ देखो कितना हरा हो गया, तो वो मुझे चढ़ाने के लिए बोलती हैं कहाँ हरा हुआ। क्योंकि उनकी हरियाली का स्टैंडर्ड अलग है। जब मैं जयपुर के आसपास की पहाड़ियों के लिए बोलता हूँ देखो कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, तो बोलती कौन सी पहाड़ियाँ हैं। क्योंकि उनका स्टैंडर्ड अलग है। तो मुझे लगता है कि हाँ, बीच और ये सब तो हैं ही, लेकिन रेत में रात को सोने का एक अलग आनंद है। और फौजी के रूप में मैं बहुत रात को सोया हुआ हूँ। जब थक जाते हैं एक तो वहाँ रात को सो, सुबह जो होती है वो शानदार होती है। और उस रेत ऐसी होती है, उसको झाड़ो और झाड़ने से तुरंत कपड़े से दूर हो जाती है। अब सर, इसी से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है, आप रात को जागना और रात को जागकर देर तक कार्य करना अच्छा लगता है या सुबह जल्दी उठना? मैं फौजी हूँ और मिशन ओरिएंटेड रहता हूँ। जब मिशन में ज़रूरत हो कि सुबह सुबह उठना है तो सुबह उठता हूँ, मिशन में ज़रूरत है कि पूरी रात जगना है तो पूरी रात जगता हूँ, ज़रूरत है कि 2-3 दिन तक सोना ही नहीं है तो 2-3 दिन तक नहीं सोता। बट यही है। और आपकी फिटनेस का राज यही है सब? फिटनेस का राज ये है कि मैंने एक बार कपड़े सिलवा लिए, अब इसके बाद सिलवा नहीं सकता। तो जैसे ही बटन टाइट होने लगता है मुझे ये पता चल जाता है कि अब खाने पे कंट्रोल करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आशीष दवे सर से अनुरोध है कि मोमेंट टू सर को प्रदान करें। सर, इतना अच्छा सेशन आपके साथ रहा है, बेहतरीन सेशन, खेल हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, और उसमें क्या कार्य हो रहे हैं उनका भी जिक्र आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, आपका माइक। मीडिया को लेकर के अपनी बार बात हुई थी, तो आपने कहा था मीडिया सेंटर बनाने के लिए आप इंटरेस्टेड थे, और बात उसके बाद आगे बढ़ी नहीं। आपने कहा था मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे बिल्डिंग हो जिसमें सभी मीडिया हाउसेज हों ताकि उनको परेशानी नहीं हो और सभी लोग एक जगह ऐसा। उस क्षेत्र में कुछ हुआ सर आगे? आशीष जी, मीडिया का रोल लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तरह से एक सेतु है जनता और सरकार के बीच में। कई बार सरकार की बातें जनता तक पहुंचानी होती है, कई बार जनता की बातें सरकार तक पहुंचानी होती है, और कई बार बातें कन्वीनियंट नहीं होती, आरामदायक नहीं होती। तो मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और आजकल चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए। मेरी ये सोच थी कि जिस तरह से नोएडा के अंदर एक मीडिया सिटी है,
उस तरह से भले ही उतना बड़ा ना बने, लेकिन किसी न किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमारा मीडिया के लिए एक स्थान चयनित हो जहां मीडिया अपनी बड़ी बिल्डिंग्स बना सके, स्टूडियोज बना सके। और यही नहीं, आजकल मैं देखता हूं पॉडकास्ट बहुत लोग करते हैं, मैं देखता हूं आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स के पास इतने साधन नहीं है जितने जी के पास होंगे या किसी दूसरी चैनल के पास होंगे। तो उनके लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ प्लग एंड प्ले हो, आप आओ, आप रेंट पे एक स्टूडियो लो और इन्फ्लुएंसर अपना कोई कार्यक्रम वहाँ पर करे। तो इस तरह की सोच जरूर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से जरूर आग्रह करूंगा कि इस तरह का हमें करना चाहिए, और निश्चित रूप से जिस तरह से नोएडा ने करा है उस तरह से राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। सर को कृपया मोमेंटो प्रदान करें। और क्योंकि राजस्थान से सर आपका लगाव बहुत ज़्यादा है, राजस्थान से ही आप हैं, तो ये एक हमारी तरफ से भी आपके लिए भेंट है, सर की तरफ से खास तौर पर ये भेंट है आपके लिए। और ये मोमेंटो भी जो आप हमेशा ये याद रखें, आपकी मनुस्मृति में पटल पर ये चिन्हित हो जाए कि जी राजस्थान के द्वारा और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। सर आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और देखिए, आज उद्योगों की बात हुई और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि